तो वेलकम टू करियर फर्स्ट आईएएस अकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार और आज आज जो है और 24 अक्टूबर है। और आज की जो करंट अफेयर हम जो पढ़ने वाले, मैंने कहा जैसा भी कहा है, मैं बार बार मैं आपको कहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसे आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ साथ में हम द हिंदू का फुल एक्सप्लेनेशन होगा। कैसे न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, कैसे नहीं पढ़े जाते हैं, कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अंतिम तक बने रहिए, देखो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो इस न्यूज़ को, सबसे पहले आईआर। आपको पता होगा कि आईआर के जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर से होता है। और आपका और ये जो आईआर का जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ साथ आपको कहे तो मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपका आईआर का सबसे पहला, यूएसए। अमेरिका के बारे में जानते हो, अमेरिका बार बार सैंक्शन लगाता है। सैंक्शन लगाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कहता है वो। खास करके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अक्सर ऐसा ही होता है आपका। तो फिलहाल जो अमेरिका जो है भारत के कुछ कंपनियों पर वो सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहा, हालांकि रशिया की कंपनी पर सैंक्शन लगाया है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध तो चल ही रहा है। तो यूएसए ने सैंक्शन रशिया ऑयल पर लगाया है, खास करके इंडियन रिफाइनरी अपोज टू द कट इंपोर्ट। अब यहाँ पर पहला न्यूज है, आप पेज नंबर 1 जो फ्रंट पेज पर जाकर के आप देखो। दूसरा न्यूज है आपका आईआर का ही। मोदी आसियान जो है, आसियान जो आपको एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इस बार फिजिकली पार्ट नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिहार का चुनाव चल रहा है। बिहार के चुनाव में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होता रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय दौरा तो हमेशा होता रहा है, तो इसमें भी चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल वर्चुअली मिलेंगे। और मलेशिया ट्रैवल प्लान जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया और एस जयशंकर को बोला है कि साहब आप घूम कर आओ, इस बार थोड़ा मेरे को चुनाव के बारे में देखने दो। पेज नंबर 6 पर आप पढ़ोगे तो ट्राई सर्विसेज टू गेट सिस्टम है प्लेटफॉर्म। भारत कोशिश कर रहा है कि 79,000 करोड़ लगा करके और कहीं ना कहीं भारत में डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेंगे। थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सिक्योरिटी का मामला है। और चौथा आईआर में इंडिया और भूटान के बीच में जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है बॉर्डर से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस न्यूज को देखिए, आपको दिख रहा होगा यूएस सैंक्शन रशिया ऑयल। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये आपको मैं बहुत ही एकदम ले चलते हैं वहां पर। यूएसए के बारे में आप सबको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी क्या किया, एक नया सैंक्शन इम्पोज किया है रशिया के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनियों पर। रशिया की कंपनी जो है ऑयल खास करके एक्सट्रैक्ट करती है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और उसको विदेशों में बेचती है, खास करके भारत में। और भारत तो सबसे ज़्यादा अभी क्रूड ऑयल अगर खरीद रहा है तो रशिया से खरीद रहा है। तो जब रशिया से खरीद रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि रशिया की दो सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनी है, और उस बिगेस्ट कंपनी पर उन्होंने क्या लगाया है भाई, सैंक्शन लगाया। और उनका कहना है कि मैं इसलिए सैंक्शन इन दोनों कंपनियों पर लगा रहा हूं क्योंकि ये दोनों कंपनी क्या कर रहा है कि तेल बेच करके और रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध में वो सपोर्ट कर रहा है। तो भैया युद्ध में सपोर्ट कर रहा है ये सही बात नहीं है। अमेरिका की जो कंपनी यूनाइटेड स्टेट इंपोज किया है न्यू सैंक्शन रशिया की दो लार्जेस्ट ऑयल कंपनी पर। एक कंपनी का नाम है रोसनेफ्ट और दूसरा कंपनी का नाम है लुकोयल। अब ये जो है लुक ऑयल, ये दोनों जो है इनके बारे में ये कहना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें फंडिंग करने का काम करता है। तो फंडिंग करने का काम करता है तो ऐसे देश से, ऐसे कंपनी से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। और उसका जो प्राइम कस्टमर जो है भारत के अंदर में, वो है आपका रिलायंस रिफाइनरी। तो ये इनडायरेक्टली जो है भारत पर ये लगाया है। अब ये ट्रिगर कहता है कि 3% ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है उनको ट्रिगर कर दिया, उसको थोड़ा प्राइस बढ़ाया। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीमेशन के बेसिस के आधार पर खास करके रशिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला जो देश है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, वो भारत है। यानी इंडिया विच अमॉन्ग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। अब इससे क्या होगा भाई, टारगेट कंपनी क्या है। अब ये जो रोसनेफ्ट है, रोसनेफ्ट हुआ और लुकोयल हुआ, ये दोनों कंपनियां एक साथ काम करती है।
अब ये ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में करीब करीब 5% का इनका कंट्रीब्यूशन है खास करके। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव ये है इनका, देखा जाए कि रशिया एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स, इनका कहा गया कि रशिया जो है अपनी जो रेवेन्यू कमाता है खास करके कंपनी की यूक्रेन के युद्ध में लगा देता है, तो ये कहीं ना ठीक नहीं है। तो इसके ऑब्जेक्टिव को रोकने के लिए ऐसा ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका चलो, अब इसे लगाने से क्या होगा भाई, फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है, फायदा होता तो कुछ नहीं, कहने वाली बात है, अपनी भड़ास निकालने वाली बातें हैं। यूएसए ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये कंपनी 21 नवंबर तक विन डाउन टू एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन विद रशिया ऑयल फर्म से कम हो जाएगा। साथ साथ में इंडिया की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया इस बात पर अग्री हो गया है कि हम धीरे धीरे जो है रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट हम कम कर देंगे, ऑयल जो परपेज मतलब करीब करीब जीरो कर देंगे। ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत को लेकर के। इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री जो है खास करके करीब करीब डेली 5,05,000 बैरल ऑयल जो है खरीदती है, पर डे खरीदती है आपका रशिया क्रूड में खास करके, और रोसनेफ्ट डीलिंग के बेसिस के आधार पर इंपोर्ट करती है। अब चलो, जब सैंक्शन लग ही गया है तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका क्या फर्क पड़ेगा? जब सैंक्शन लग गया है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में अगर देखा जाए तो 3% ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है पहले से ही बढ़ा हुआ लग रहा है, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। साथ साथ में इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया इंपोर्ट करेगा 85% ओवर द क्रूड ऑयल। रशिया हैज बीन डिस्काउंट ऑल्टरनेटिव है, 2022 से रशिया जो है डिस्काउंट दे रहा है भारत को। रशिया का इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा इसके कारण से। तो एक तरीके की स्ट्रैटेजिक प्लान है जो खास करके अमेरिका ने इस बेसिस के आधार पर किया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे मन में ही इसे आप सॉल्व कर लो एक बार, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर लिखो कि आपने जो आंसर दिया था वो सही है या नहीं। देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। यूएस सैंक्शन के बारे में रशिया ऑयल कंपनी पे ये कहता है कि सैंक्शन हैज बीन इम्पोज ऑन गाजाप्रॉम ऑन रोसनेफ्ट। मैं आपको बता दूं कि इस पर तो नहीं है, जाहिर सी बातें हैं कि रोसनेफ्ट पर है पर इस पे नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर इसमें फर्स्ट तो बी इज करेक्ट आंसर, ऐसे भी हो गया आपका। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। और दूसरा मेंस में इस तरीके का प्रश्न पूछेगा कि डिस्कस हाउ द रिसेंट यूएसए सैंक्शन ऑन रशिया ऑयल कंपनी कुड इम्पैक्ट टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी। ठीक है, इसके बेसिस पर अब चलिए थोड़ा मोदी जी को हम ले चलते हैं मलेशिया एशियान मीट में। आपको ये सेकंड न्यूज है आपका। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो एशियान में भाग लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि साहब अभी इस वक्त वहाँ जाना मुश्किल है, हम आपके यहाँ नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे मलेशिया के ट्रिप पर? ना जाने के पीछे कारण है, कारण ये है कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, सरकार बनवानी है। पहली बार ऐसा होगा भाई बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार राज्य में। बिहार राज्य जो है भारत का एक राज्य है, वन ऑफ द, और पूरी भारत की जो चुनाव की टकटकी है वो टिकी हुई रहती है, खास करके नज़रें होती है बिहार इलेक्शन पर, क्योंकि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 40 एमपी हैं वहाँ पर, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है यूपी बिहार के चुनाव। तो फिलहाल तो बिहार में चुनाव है, इलेक्शन है, तो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है, क्योंकि ऐसे भी वो प्रचार मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, हालांकि एक ही बातें हैं दोनों, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ट्रिप कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए, हम ऑनलाइन बात कर लेंगे, ऑनलाइन हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। अपने जो एक विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब को उन्होंने मलेशिया भेज दिया, और उन्होंने एक ट्विटर पर और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हम वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे एशियान में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली 47th एशियान समिट में, जो कि कुलालमपुर में होने वाला है मलेशिया में, 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल डिप्लोमेटिक और डोमेस्टिक एंगेजमेंट होने वाला है। उन्होंने दिवाली पर, हालांकि उन्होंने बताया कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने कहा दिवाली का सेलिब्रेशन और बिहार का इलेक्शंस कैंपेन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अब आप यहाँ पर हाइलाइट्स में देखोगे तो फिलहाल तो एशियान के बारे में, एशियान आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है एशियान से। प्रधानमंत्री इसमें सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन करेंगे आपका। फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। रीजन उन्होंने जो भी कुछ दिया, दिवाली का रीजन दिया। हालांकि उस डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट पर
आपके अपने चहीते डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहाँ आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बात होने वाली है, खास करके इंडिया यूएसए के रिलेशंस को लेकर, खास करके टैरिफ का मामला भी वहाँ पर जिक्र होगा कि 50% कैसे पुनिटिव टैरिफ भारत पर लगाया गया है 7 अगस्त 2025 तक। इसके रिस्पॉन्स में रशियन क्रूड ऑयल के परचेज को रोकना, ये सारे मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा हुआ। रिसेंट में फ़ोन कॉल के बीच जो है उन्होंने बात किया था कि भाई ट्रेड रशिया ऑयल और इम्पोर्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर प्रश्न पूछा आपका एशियान से ले ले, ठीक है, एशियान क्या है, तो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। खास करके 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है, वहीं पर हुआ था। शुरुआती में 10 देश शुरू से ही है, आपका 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, आप कह सकते ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये मुख्य रूप से है। एशियान बनाने का जो पर्पस था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी और सोशल कल्चर कोऑपरेशन का बढ़ावा देना, और इंडिया का कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है एशियान के देशों के साथ, तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके इसलिए भारत जैसे देशों को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है इन सभी देशों में। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है जिसके कारण से भारत जो है इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फिलहाल। इंडिया और भी हम बातें करें इससे संबंधित, तो आप कह सकते हो कि हम और भी डिफरेंट डिफरेंट फोरम पर हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट हुआ, एडीएमए प्लस हुआ, एशियान हुआ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, ये सब कुछ हम लोग इन सभी देशों, ग्रुप देशों के साथ हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ले लेते हैं कि भारत के लिए अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि हमारे लिए एशियान महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम तो एशियान के मेंबर भी हैं नहीं, ये 10 देशों में हम लोग नहीं आते हैं, इसके बावजूद भी हमारा संबंध गहरा जो है एशियान के देशों के साथ क्यों होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, खास करके रेनफोर्स इंडियाज एंगेजमेंट विद द एशियान ब्लॉक पिलर वो द इंडो पैसिफिक विजन से। दूसरा जो है बैलेंसिंग रीजनल डिप्लोमेसी, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडिया टू एंगेज विद द साउथ एशियन। इंडिया यूएसए डायनेमिज्म्स जो है, हालांकि इन देशों के साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे यूएसए चाइना की जो राइवलरी है साउथ ईस्ट एशिया, इसमें पीसा जाता है। एशियान इंटरनल डिविजन्स की बात करें, साउथ चाइना में लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, और इंडिया की जो बैलेंसिंग एक्ट पॉलिसी, ये सारे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। अब इससे प्रीलिम्स में क्या प्रश्न पूछेगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछेगा कि विद द रेफरेंस टू इंडिया पार्टिसिपेशन इन 47 एशियान समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 47th एशियान समिट बीइंग टू होस्टेड बाय इंडोनेशिया, ये थोड़ा गलत हो गया, इंडोनेशिया के द्वारा नहीं, मलेशिया के द्वारा किया जा रहा है, मलेशिया के द्वारा किया जा रहा है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे, जयशंकर साहब जा रहे हैं, और इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है, ये बात सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए हम ये आपके प्रश्न है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर लिखें, कोई राय हो, कोई सलाह हो, आप मुझसे ज़रूर साझा करें, और आपको लगता है कि मुझसे बातें करना चाहिए, आपकी जानकारी हम आपको गाइड करें मेंटरशिप के तौर पर, तो rraj8394 ये @gmail.com पर आप मुझे अपनी जानकारी दे सकते हैं, और rraj8394 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बातें करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपका ट्राई सर्विसेज टू गेट सिस्टम। किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है, सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है, और हम तो आर्म्स इंपोर्ट करने में माहिर हैं। बाकी के देशों के साथ अगर हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। फिलहाल ट्राई सर्विसेज सिस्टम हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, भारत सरकार करीब करीब 79,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है डिफेंस पर, खास करके एयरफोर्स, नेवी, और आपका जो हमारा थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं पर एक ट्राई प्लेटफॉर्म बनाएगी, और उस बेसिस के आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल, डीएसी का नाम सुना होगा, जिसका जो
चेयरमैन होता है वो डिफेंस मिनिस्टर होता है राजनाथ सिंह। उन्होंने अप्रूव किया है कैपिटल एक्वाइजेशन प्रपोजल, करीब करीब 79,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, जो करने जा रही है सरकार, उसको अप्रूव किया है आपको खास करके। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आज के दौर में जो आत्मनिर्भर भारत हमारा की जो शुरुआत है, वो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी लाया जाए, उस डिफेंस को आधुनिकरण किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। टोटल वैल्यू करीब करीब 79,000 करोड़ रुपया हम इस पर खर्च करने वाले हैं, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री खर्च करने वाली है। इसलिए खर्च करने वाली है ताकि इन तीनों सर्विसेज की जो मोबालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो मजबूत हो, आधुनिकरण हो आपका। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो उन्होंने नाग मिसाइल सिस्टम को अप्रूव किया। नाग मिसाइल सिस्टम इनके सेकंड ट्रैक के बारे में आप समझते हैं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है खास करके, यानी कि नॉमिनेट किया है। साथ में एक ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलिन सिस्टम भी आपको इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है प्रोवाइड किया गया है लोग मॉनिटरिंग करने के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और आधार पर देख। इसी प्रकार से इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की बात करें कि बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशन होते हैं, आर्मी एयरफोर्स एक साथ लैंड कर तरीके से डॉक या डॉक बनाने की बात कही जा रही है। कभी कभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रिलीफ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। साथ साथ में इस पर नेवल सरफेस गन और स्मार्ट एम्यूनाइजेशन करने की बात किया जा रहा है। एडवांस लाइट वेट ये सब कुछ जो है इस पर आपको किया जाएगा। उसी प्रकार से एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रेंज टारगेट सेचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से एक कहा जाए कि हमारे भारत देश के अंदर में तो जितनी भी हमारी जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 79,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी ताकि हमारा आर्म्स क्या हो, मॉडर्नाइज हो। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न पूछेगा डिफेंस इक्वाइजेशन काउंसिल से रिलेटेड। दरअसल 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके चेयरमैन जो होते हैं, पर्सन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं आपका खास करके। एक तरीके का एक आर्म्स फोर्स के प्रपोजल कैपिटल एक्वाइजेशन के अप्रूवल देने का काम करता है, एक तरीके की ग्रांट एक्सेप्टेंस करने का काम करता है आपका ये तरह। अब इससे क्या होगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और R&D में काफ़ी इसको बेटर तरीके से वो उसको आपको प्रमोट होगा, रिड्यूस हो ये। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो, है ना। तो ये है आपका तीसरा जो है आयर का ही प्रश्न है, खास करके भूटान और भारत के बीच के संबंध की बात करें। आपको बता दूं कि भूटान जो है भारत की गोद में है। भारत की गोद कहने का मतलब भारत के पास ये जिम्मेदारी है कि भूटान पर किसी भी प्रकार का आँच ना हो। लेकिन फिर भी भूटान एक देश है, वो हमारा राज्य नहीं है। हालांकि मेरी शब्दों में कहे तो उसे राज्य होना चाहिए था, हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं उसे राज्य बनाया, वो एक कहानी है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और भूटान के बीच में 14th बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है थिम्पू में। भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू राजधानी, वो अक्टूबर 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर के बीच में आपको बायलेटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन बॉर्डर मैनेजमेंट आपको वहां पर होने वाला 14th आपका। अब इस डिस्कशन में मजबूत किया जाएगा कि हमारा जो पीपल टू पीपल टाई है, भूटान और भारत के बीच का जो संबंध है वो गहरा कैसे हो, बॉर्डर का मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे हो आपका 16 से 17 का आपका। उसी प्रकार से इसमें डेलीगेशन में बहुत सारे लोग आपको आने वाले थे खास करके। अब इंडिया में डेलीगेशंस में अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से लीड कर रहे थे राजेंद्र कुमार, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है बॉर्डर मैनेजमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। उसी प्रकार से हम भूटानी के डेलीगेशन में आपका सोनम वांगले जो हुआ करते थे। लास्ट मीटिंग जो है आपका 2019 में हुई थी, पैंडेमिक के पहले आपका। अब इसमें डिस्कशन होगा, इसमें डिस्कशन यही होगा कि भाई अब बॉर्डर मैनेजमेंट इशू समस्या का समाधान करें। अब मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर की व्यवस्था किया जाए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाए, खास करके क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, है ना। मूवमेंट पीपल टू गुड्स 699 किलोमीटर शेयर आपका
सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें, इलीगल जो मूवमेंट होता है, स्मगलिंग होता है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को कम किया जाए, इसके लिए होता है आपका, है ना? और भूटान पीपल फोर्स को और भी सपोर्ट किया जाए, उससे ट्रेन किया जाए। अब इन दोनों देशों के बीच में एक तरीके से कॉरिडोर और कंस्ट्रक्टिव नेचर टॉक्स की भी बात चल रही है और एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत और भूटान के बीच के संबंध और बॉर्डर से संबंधित अगर हम बात करें तो 699 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है बॉर्डर का भारत और भूटान के बीच में। जो राज्य जो है भूटान के साथ शेयर करता है भारत के राज्य, उसमें से सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश, ये मुख्य रूप से 4 राज्य जो है भूटान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। उसी प्रकार से हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे लिए भूटान बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके चुंबी वैली को लेकर। चाइना, भूटान और इंडिया की ट्राई जंक्शन है और ये ट्राई जंक्शन है, ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है जो डोकलाम के नज़दीक में। आपको बता दूं कि 2017 में डोकलाम स्टैंडफोर्ड हुआ था, खास करके स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसके कारण से भारत और चाइना के बीच में झड़प भी हुआ था एक दूसरे के साथ। आपको एक तरीके का बफर रीजन है भारत के लिए अगेंस्ट टू चाइना में, हिमालयन में जो बार बार इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे लिए भूटान ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस मीटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन की बात करें, काउंटर टू चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोका जाएगा, कैपेबिलिटी टू बिल्डिंग और मॉडल, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैं भारत और भूटान के बीच के रिलेशंस को भी मैं आपको बता दूं थोड़ा क्विक फैक्ट के बेसिस के आधार पर कि ये डिप्लोमेटिक टाइप जो है 1949 में हुआ था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के थ्रू। हालांकि 2017 में ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को अपडेट भी किया गया था। इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007 में हुए थे, हाइड्रो पावर कॉपरेशन पर भी एग्रीमेंट और बहुत सारी ऐसी बातें जो है अक्सर भूटान के साथ होती रहती हैं और भूटान का संरक्षण भारत से मिला हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत और भूटान के बीच का संबंध जो है खास करके। बाकी ये तीनों प्रश्न आपके लिए हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं और आपकी कोई राय हो, कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे आप जरूर बताएं, क्योंकि आपका राय, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सही वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।